कहा, द सेकेंड थिंग दैट behavioralist said was that it could be verified, that the uniformities could be verified by using the appropriate research techniques. उसने कहा, बर्नार्ड क्रिक ने कहा कि जो व्यवहारवादी मानते हैं कि जो सामान्यीकरण हमने अपने व्यवहार में कुछ सामान्य नियम देखा, सामान्य गतिविधियां देखा, उसको अब हम टेस्ट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कुछ तकनीकों के सहायता से। अर्थात हम मैथमेटिकल मॉडल्स बना लेंगे, हम स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बना लेंगे, और उसके आधार पर हम कुछ ऐसा लिखेंगे, पढ़ेंगे कि हाँ, हम कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक हो गया है। If 2 + 2 = 4 in mathematics, this may not be correct with regard to humans, है ना? He says that if 2 days you have gone to play to a stadium, it doesn't mean that the next 2 days again you will be going to play. कितनी बढ़िया बात कही, देखिए, this is a good example. कहते हैं in statistics or in mathematics we know it is a universal value, 2 + 2 = 4. But with regard to human beings we cannot say this. अगर पिछले 2 दिनों से मैं जा रहा हूँ, ग्राउंड पर जा रहा हूँ दौड़ने, और अगले 2 दिन भी जाऊँगा, ये पिछले 5 दिन से रोज जा रहा हूँ ग्राउंड पे दौड़ने, व्यायाम करने, और अगले 5 दिन भी ऐसे जाऊँगा, नो, दिस इज रॉन्ग। जैसा अभी हमने कहा, कल के दिन हमारे साथ कोई समस्या आ सकती है, कल किसी ने हमको बुला लिया, परसों में कहीं बाजार में कुछ खरीदारी करने जाना है, कभी किसी और दिन कहीं कुछ जाना है। सो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, सो यू कैनॉट सिंपली वेरीफाई what I have done today will be doing tomorrow. This cannot be verified. So mind you, the uniformities they say behavioralists can be discovered in human behavior. Number 1, it has proved to be false. Bernard Crick says that it is nothing but rubbish. And number 2, he says that even if you discover certain uniformities, you cannot say that you have tested or you have verified the human behavior. अगर आपने कुछ यूनिफॉर्मिटी, कुछ नियम आपने देखो, नियमितताएं देख भी लिया है मनुष्य के व्यवहार में, तो आप ये नहीं कह सकते हमने उसको टेस्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया है ना? तो ये आपका वेरिफिकेशन, ये कोई लैबोरेटरी टेस्ट नहीं हो रहा है कि लैब में हम चले गए या कुछ कंपाउंड डाला, कुछ ये डाला और मिलाया, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड मिलाया और कोई एक बड़ा बढ़िया वो एक नया कंपाउंड बन गया। उसने कहा ये सब भूल जाइए, ये सब कोई यहाँ वेरिफिकेशन नहीं होता। ये तो लियो स्ट्रॉस भी यही कहता है, एल्फ्रेड कॉबन भी यही कहता है, मलफोर्ड सिबली भी यही बात कहते हैं। दे आर ऑल क्रिटिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। मलफोर्ड सिबली है ना, मलफोर्ड सिबली, लियो स्ट्रॉस है ना, और एल्फ्रेड कॉबन, दे आर ऑल द क्रिटिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो बर्नार्ड क्रिक की इस बात को समर्थन अन्य आलोचकों ने भी किया है ना। तीसरी जो आलोचना बर्नार्ड क्रिक करता है व्यवहारवाद के बारे में, वो ये करता है, क्या करता है वो व्यवहारवाद की आलोचना? वो कहता है कि दैट द क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, दैट क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड इट शुड बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली। उसने कहा जो क्वांटिटेटिव डेटा, अर्थात जो आपने संख्यात्मक यानी क्वांटिफाई किया है, अर्थात जो आपने डेटा निकाला है, सरल शब्दों में जो आपने डेटा आपने कहीं से निकाला है, कहीं फाइंड आउट किया है, दैट शुड बी कंसिडर्ड ऑफ ए हाई क्वालिटी। आप डेटा कहीं पर आप फील्ड सर्वे करके लाए, रिसर्च करके लाए हैं, डेटा आपने डिराइव किया है, किसी से क्वेश्चन पूछा, कहीं सेमिनार किया, कहीं आपने क्वेश्चनेयर के, कहीं कुछ इंटरव्यू के माध्यम से, कहीं सैम्पलिंग के माध्यम से आपने जो कुछ डेटा गैदर किया है, कहता उसको बहुत पवित्र मानी है। क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, उसको बहुत पवित्र, बहुत महत्वपूर्ण मानी है। एंड इट शुड बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली। डेटा को फिर आप सांख्यिकी की पद्धति के आधार पर आप उसका आकलन करिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, यानी बाईवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस,
ट्राइवरेट एनालिसिस, अर्थात ये जो स्टैटिस्टिक्स की जो एनालिसिस है इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मैथमेटिकल एनालिसिस। उसका आप आकलन करिए, उसका विश्लेषण करिए डेटा का, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण डेटा आपके पास है। सो दिस थिंग अगेन इज रिजेक्टेड बाय बर्नार्ड क्रिक। उसने कहा ये सब बेकार की बातें हैं, डेटा को आप एनालाइज करने चले। आज आपने एक डेटा इकट्ठा किया, आज आपने किसी मतलब कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मेरा इंटरव्यू लिया, टुडे आई एम इन अ गुड मूड एंड आई सेड एवरीथिंग ब्ला 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 ब्ला। यस, we all should be appreciating the government, we all should be considering ourselves very lucky to be in this country and all that, है ना। हम सरकार की आज के तारीख में तारीफ कर रहे हैं, अपने देश की तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, समाज की कर रहे हैं। टुडे बिकॉज आई एम इन अ गुड मूड, उस हमसे डेटा गैदर किया, इकट्ठा किया। सपोज ही कम्स बैक टू मी आफ्टर 3 days and if I am not in a good mood that day, then I will take to task all the things that I have said about 3 days back, है ना। आज हम बहुत अच्छे मूड में दिख रहे हैं तो हमें को सब अच्छा दिख रहा है, 3 दिन बाद हमारा मूड खराब है, सब बेकार लगने लगा। हम कह देंगे भाई इस देश में भ्रष्टाचार भी है, इस देश में लाल फीताशाही भी है, इस देश में कामचोरी भी है, people are trying to evade taxes, people are trying to evade their work, there is no work culture in this country, we are corrupt, we are indisciplined, we are unpunctual, we are unsincere, we are insincere. So all these things will overshadow my understanding of the subject, my understanding of the society or the country if I am not in a good mood. And when I am in a good mood, I will say, no, everything is 24 karat gold. हर चीज़ बहुत अच्छी है. Government is working very hard. It is purging the society of corruption. Criminals are being weeded out from the society. Work culture is being ingrained by the government of the day. So that day, when I am in good mood, I will be speaking very high. So Bernard Crick says that the quantitative data is of the highest quality. It should be analyzed statistically. उसने कहा कि अगर इसी प्रकार के डेटा को आप बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, वो 4 बार मेरे पास आए, कोई व्यक्ति आए मेरा इंटरव्यू करने और चारों बार मेरा मूड में कुछ गिरावट, कहीं पर अच्छा कहीं कम ज़्यादा होगा, मेरे रिस्पॉन्सेस तो वेरी करेंगे। तब आप मेरे रिस्पॉन्स को कैसे आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेंगे? Ultimately, what conclusion are you going to arrive at if I am not stable, if I am not uniform in my opinion about the government, about the society, about the country? Therefore, he raises question on the data and statistical analysis. The next issue that he picks up is of the values. Values. उसे कहा मूल्यों को सबसे बड़ी शत्रुता व्यवहारवाद की तो मूल्यों से है। He says the biggest enmity of behavioralism is with values. सबसे ज़्यादा अगर मनमुटाव है, ईर्ष्या है, हार्ड बर्निंग है, विरोध है, whatever word you may want to employ with regard to understanding the relationship between behavioralism and values, whatever word you may want to apply, but the crux is that behavioralism targets values like anything. Behavioralism hits at values. बर्नार्ड क्रिक ने कहा कि मूल्यों को व्यवहारवाद ने अपना मुख्य निशाना बनाया है, क्योंकि कहते हैं कौन से मूल्य है। व्यवहारवाद कहता है जो आप मूल्य कह रहे हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे मूल्य, दैट इज द वैल्यूज ऑफ द रिसर्चर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए रिसर्चर, I am out in the society to discover the problems of the society, to write something about the problems of the society. So if I hold dear the values of democracy, the values of rights,
the values of, you can say, of discipline. These are my personally held values. These are my classical values for the society. Behavioralism says that you have to get rid of these values, क्योंकि that means you have already delivered a judgment even without having begun with your research work. इससे पहले कि कोई आप अपना शोध वर्क, आप पर्यवेक्षण का कार्य आरंभ करिए, आपने तो पहले ही अपना निर्णय दे दिया है, क्योंकि आपकी वैल्यूज ऐसी हैं, क्योंकि आपने पहले ये ऐलान कर दिया कि येस आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द करप्शन एंड दैट करप्शन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. करप्शन शुडंट बी देयर. तो अर्थात ये सब क्या, दीज आर माई पर्सनल वैल्यूज. कहता आप क्या सोचते हैं, दैट इज सिंपली मीनिंगलेस, दैट इज रिडंडेंट. You have to simply study the society and find out what the actual problem is. You don't need to have your own views about corruption, about evils, about this, about that. This is not your task. Your task is simply to study. Your task is not to say that democracy is the best form of government. If the researcher starts saying that democracy is the best government, then perhaps he won't ever be able to discover or to find out the demerits of democracy. कहता कि अगर एक रिसर्चर के जो मूल्य हैं, अगर उन मूल्यों के आधार पर वो पढ़ता लिखता है और कहता है कि लोकतंत्र तो सर्वोत्तम प्रकार की शासन प्रणाली है, तो व्यवहारवाद इस विचारधारा को अर्थात इस पद्धति को अस्वीकार कर देता. कहते ये तो आपकी पर्सनल वैल्यूज हो गई. लोकतंत्र के विषय में आपके अपने मूल्य हो गए, स्वमूल्य हो गए. And you are not supposed to hold your own values for anything. क्योंकि अगर हम लोकतंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं लेकिन हम पहले ही कह देते लोकतंत्र तो सर्वोत्तम प्रकार की शासन प्रणाली, इसका मतलब है आई विल नॉट बी रेडी टू फाइंड आउट द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. हम केवल जान लेंगे कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के चलते थोड़ी बहुत कमियां होंगी, दैट इज एक्सेप्टेबल. थोड़ी बहुत तो चल जाएगा, हर जगह चलती है, बट बाय एंड लार्ज बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, therefore I will have faith in democracy. I will automatically be admiring my country that yes, we have been following democracy for the last nearly 73 years. And if we take a look around our country, that is, if we take a look at the other SAARC countries, 8 SAARC देश हैं, 8 में से केवल एक भारत देश है which has a longest standing history of democracy, whereas the rest of the neighboring countries they have been literally struggling with democracy. इसलिए कहता है कि आप ये भूल जाइए कि आप व्यवहारवाद कहता है आपको वैल्यूज़ के बारे में आपके अपने विचार नहीं होना चाहिए, है ना. तो लेकिन बर्नार्ड क्रिक कहता है ये आप कैसे, हाउ स्टूपिड यू आर, कितनी बड़ी मूर्खता की बात कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को आप स्थान ही नहीं देना चाहते अपने अध्ययन में. बिना वैल्यूज़ को आप स्थान दिए, बिना वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट दिए कि आप सोशल साइंसेस को स्टडी कर सकते हैं. नो, नॉट एट ऑल. आप कर ही नहीं सकते सोशल साइंसेस को. आप सोच रहे हैं नेचुरल साइंसेस की तरह से, फिजिक्स केमिस्ट्री के तरह से हम सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन कर लेंगे, तो भूल जाइए. बोथ डिसिप्लिन्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. तो इस आधार पर वैल्यूज़ को लेकर उसने बड़ी आलोचना किया. अगली जो आलोचना करता है वो क्या है, दैट इज अबाउट द बिहेवियरलिस्ट exhortation or the appeal to frame a macro theory, to frame a general political theory which could be applied at macro level, not micro but at macro level. बर्नार्ड क्रिक कहते हैं कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि द टास्क ऑफ बिहेवियरलिज्म इज टू डिस्कवर अ जनरल सिस्टम्स थ्योरी, अर्थात एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत को बनाना, एक सामान्य सिद्धांत का निरूपण करना, एक ग्रैंड पॉलिटिकल थ्योरी को बनाना, एक महा सिद्धांत का निर्माण करना, महासिद्धांत, ग्रैंड पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण करना, ग्रैंड थ्योरी को कल एक महान सिद्धांत का निर्माण करना,
विच कुड बी अप्लाइड एट द मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब है अक्रॉस ऑल सोशल साइंसेस, ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए जिसके आधार पर हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन कर लें, हम अर्थशास्त्र का भी अध्ययन कर लें, हम मनोविज्ञान का भी अध्ययन कर लें, हम इतिहास का भी अध्ययन कर लें, हम मानव शास्त्र का भी अध्ययन कर लें और साथ साथ हम राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन कर लें। अर्थात द क्रिएशन ऑफ अ ग्रैंड थ्योरी, इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्रैंड थ्योरी मेकिंग, है ना। तो अर्थात बिल्डिंग अ ग्रैंड थ्योरी, अर्थात एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना जिसके आधार पर हम अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी मैक्रो लेवल पर हम सभी अन्य सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन कर लें। उसने अगेन बर्नार्ड क्रिक सेस ईच एंड एवरी सोशल साइंसेस इज वेरी डिफरेंट। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान अपने आप में बहुत यूनिक है। एवरी सोशल साइंस, एवरी डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस occupies a very distinctive place in the, you can say, in the area or in the universe of social sciences। सामाजिक विज्ञानों की दुनिया में प्रत्येक विषय अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और आप कह लीजिए कि जो सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के व्यवहार को हम समझ सकते हैं, वही सिद्धांत हमें समाज शास्त्र का हमें ज्ञान दे देगा, वही हमें मनोविज्ञान का महत्व दे देगा, बता देगा, या उसके बारे में बता देगा। उससे कहा अगेन इट इज़ बियॉन्ड लॉजिक। उससे कहा ये तो बिल्कुल समझ से परे की बात है। एक चीज़ को लेकर आप सारे दुनिया भर में आप चीज़ें अध्ययन कर लेंगे। यानी आपने मोटरसाइकिल का इंजन अगर आपके कार में भी लगा लेंगे, अरे मोटरसाइकिल का इंजन, मोटरसाइकिल चल जाएगी, स्कूटर चल जाएगी, मोपेड चल जाएगी, स्कूटी चल जाएगी। But an engine of motorcycle cannot drive a car. An engine of motorcycle or bike cannot run a four-wheeler. कोई 4 पहिए वाले कोई वाहन नहीं दौड़ा सकता है मोटरसाइकिल के इंजन से। बहुत हद से हद होगा उसी के फैमिली का, यानी 2 पहिया वाहन अगर बाइक है तो स्कूटर भी है, उसी तरह से स्कूटी भी है, बच्चों वाली जो स्कूटी होती है, बहुत होगा, बस यही सब चल पाएगा, है ना। इसलिए एक पॉलिटिकल थ्योरी का अगर आप निर्माण करते हैं, यानी बिहेवियरलिज्म का अगर आप निर्माण करते हैं, सोचते हैं हम व्यवहारवाद से हम सभी सामाजिक विज्ञानों को अध्ययन कर लेंगे, तो कहता है ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल तर्क के विपरीत बात है। राजनीतिक विज्ञान की अलग अपनी समस्याएं हैं, समाजशास्त्र की अलग हैं, अर्थशास्त्र की अलग है, मनोविज्ञान की अलग है। सो द प्रॉब्लम ऑफ वन डिसिप्लिन कैनॉट बी अंडरस्टूड by the same method of the other discipline। एक ही उपागम के द्वारा हम भिन्न भिन्न सामाजिक विज्ञानों का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए these are the you can say these are the criticisms that have been leveled against behavioralism, है ना, by these scholars। हमने अभी लियो स्ट्रॉस का भी नाम लिया था। लियो स्ट्रॉस अगेन इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट आइडियलिस्ट थिंकर ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। लियो स्ट्रॉस इज अ ब्रिटिश स्कॉलर और उसने बहुत व्यापक रूप से व्यवहारवाद की आलोचना किया है। उसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान की जो समस्याएं हैं वो प्राकृतिक विज्ञान की समस्याओं के समान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान की समस्याएं अलग है, सामाजिक विज्ञान की समस्याएं अलग है। क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल साइंसेज, बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। आप सामाजिक विज्ञानों के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप मनुष्यों के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति की समस्या प्राकृतिक वस्तुओं की समस्या से बहुत भिन्न होती है। प्राकृतिक वस्तु जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दे आर स्टडीड बाय द नेचुरल साइंसेस। प्राकृतिक जगत की वस्तुएं हम कहते हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स।
that concern basically the natural universe, जो प्राकृतिक विश्व का कोई हिस्सा है जो हम सामाजिक विज्ञान से नहीं समझ सकते हैं। आग क्यों जलती है? Why does fire burn? Why does fire burn us? आग क्यों जलती है? आग हमको क्यों जलाती है? आग पानी से कैसे बंद हो जाती है? आग को बंद करने के क्या तरीके? Now these are certain issues which do not concern the social sciences. The answers of these questions can be or is available in the natural sciences. It is not available with the human sciences or with the social sciences. Social sciences की problems अलग है. Why is there poverty? Why poverty prevails? Why corruption is there? Why superstition is there? This is a problem the social sciences, Leo Strauss says, and therefore these social problems cannot be answered by taking recourse to natural sciences. ये सामाजिक विज्ञानों की समस्याएं हैं कि गरीबी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, पिछड़ापन क्यों है, अंधविश्वास क्यों है। ये समस्याएं जो हैं ये मनुष्य से संबंधित हैं, ये समाज से संबंधित हैं, इसलिए इनका हल, इनका उत्तर हमें सामाजिक विज्ञानों में मिलेगा। We cannot find answers to these problems in the natural sciences. Physics, chemistry simply cannot give us the answers to these social questions or to the human related questions. In the same way, the outstanding questions of the natural world cannot be answered by the social sciences. Leo Strauss कह रहा है, I am not saying all this is being said by Leo Strauss, who is one of the most prominent thinkers of the contemporary times. He is one of the most intellectual thinkers of the contemporary times of England. इसलिए चाहे अल्फ्रेड कॉबन हो चाहे लियो स्ट्रॉस है, बोथ आर आउटस्टैंडिंग फिलोसफर्स। और अल्फ्रेड कॉबन ने तो कहा था, हमारा एक लेक्चर है यूट्यूब पर, आप देखिएगा, द डिक्लाइन एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। 2 लेक्चर के पार्ट हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, द डिक्लाइन एंड द राइज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और वहाँ पर उस लेक्चर में हमने बात स्पष्ट किया है कि अल्फ्रेड कॉबन सेज दैट बिकॉज ऑफ positivism, because of behavioralism, political theory has declined, rather it has become dead. और केवल अल्फ्रेड कॉबन नहीं कह रहा है, बल्कि most interestingly it is being said by David Easton as well. David Easton, who is a great proponent of scientific theory, who himself is a great scholar of scientific theory, that is behavioralism. He in fact at one time started talking about post-behavioralism. He started talking about the demise of political theory, and that demise or the disintegration of political theory has taken place due to the impact of behavioralism, due to the impact of positivism. डेविड ईस्टन ऐसा महान राजनीतिक विज्ञानी, जो अभी तक वो कह रहा था, चिल्ला कर कह रहा था कि सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों के समान होना चाहिए, और इसीलिए उसने व्यवहारवाद की जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म के बारे में बात किया है, उसने 8 फाउंडेशंस बताए। दीज आर द 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। ऐसा वो महान व्यक्ति जो राजनीति शास्त्र को परम दर्जे का वैज्ञानिक विषय बनाना चाहता था, एट वन टाइम ही सेड दैट इट इज नो मोर पॉसिबल टू मेक पॉलिटिकल साइंस अ पॉजिटिविस्टिक साइंस और अ बिहेवियरलिस्टिक साइंस पैटर्न ऑन द लाइन्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। एक समय के बाद उसने कहना शुरू कर दिया, हम राजनीतिक विज्ञान को प्रत्यक्षवाद या व्यवहारवाद के आधार पर हम उसे प्राकृतिक विज्ञान के अनुरूप नहीं ढाल सकते हैं। इसीलिए जब ये
लियो स्ट्रॉस ये कहता है कि हम समाज विज्ञान के या मानव के समाज की समस्याओं का अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमको ये नहीं बताएगा कि मनुष्य गरीब क्यों है, वाई स्टारवेशन स्टिल रैम्पेंट, वाई स्टारवेशन डेथ्स आर स्टिल रैम्पेंट, वाई पीपल आर सो इनवर्ड लुकिंग, वाई पीपल गेट डिप्रेस्ड इन टूडेज टाइम, why there is lot of frustration or tension in today's society. These questions cannot be answered by the natural science. ये लियो स्ट्रॉस कह रहा है, इसीलिए उसने कहा, और इसीलिए क्रिश्चियन बे भी कहता है इट इज अ स्यूडो पॉलिटिकल साइंस. बिहेवियरलिज्म कैन ओनली लीड पॉलिटिकल साइंस टू बिकम अ स्यूडो पॉलिटिकल साइंस. क्रिश्चियन बेसिकली कहता है कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को एक छद्म राजनीतिक विज्ञान बना के छोड़ेगा, उसका कल्याण नहीं करेगा. व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान का किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं कर सकता, केवल उसको गलत रास्ते पर ले जाएगा, उसको पथभ्रष्ट कर देगा, राजनीतिक विज्ञान को उसको दूषित कर देगा. और ये बार बार इन लोगों ने कहा, लियो स्ट्रॉस ने तो बहुत प्रमुख रूप से कहा, उसने बहुत वोकली कहा इसी बात को. और बाद में जैसा हमने कहा, डेविड ईस्टन ऑल्सो फेल्ट एंड रियलाइज द सेम थिंग, और उसने कहा, डेविड ईस्टन ने भी कहा, यस बिहेवियरलिज्म हैज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब उसने जो ये कहा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल साइंस हुआ है, डेविड ईस्टन ने कहा, जब उसने बात माना कि हाँ व्यवहारवाद ने राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीतिक विज्ञान को का पतन कर दिया है, वो खुद कन्फेस कर रहा है. तो जब वो ये कह रहा है तो वहां इसका ये तात्पर्य नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राजनीतिक विज्ञान को पतन के लिए राजनीतिक विज्ञान के पतन के लिए व्यवहारवाद को जिम्मेदार मानता है. ही होल्ड्स बिहेवियरलिज्म रिस्पॉन्सिबल for the decline of political science, but his contention, his argument is very different from the critics of behavioralism. दो लोग हैं, एक तो व्यवहारवाद के आलोचक हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ डेविड ईस्टन है. दोनों ही पक्ष के लोग व्यवहारवाद की आलोचना कर रहे हैं. ऑन द वन हैंड बर्नार्ड क्रिक इज देयर, नील रीमर इज देयर, क्रिश्चियन बे इज देयर, मलफोर्ड सिबली इज देयर, लियो स्ट्रॉस इज देयर. 5 लोग तो है ही हैं, है ना. एक तरफ डेविड ईस्टन है, ये 5 लोग और ये एक अकेला डेविड, सब लोग मिलकर व्यवहारवाद की आलोचना कर रहे हैं. लेकिन हमें इनकी आलोचना में अंतर जानना होगा. ये जो 5 लोग व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, इनकी आलोचना एक अकेला जो डेविड ईस्टन कर रहा है उसकी आलोचना से भिन्न है. किस तरह से भिन्न है? देखिए, डेविड ईस्टन ने कहा, उसने व्यवहारवाद की आलोचना तो किया, लेकिन उसने आलोचना इस आधार पर नहीं किया कि व्यवहारवाद, उसने इस आधार पर नहीं किया कि व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करता है. डेविड ईस्टन ने यह आलोचना नहीं किया है, हमें ध्यान रखना होगा. डेविड ईस्टन ने कदापि नहीं कहा कि व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान का पतन इसलिए किया क्योंकि व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है. दिस इज नॉट हिज कंटेंशन. पॉलिटिकल साइंस हैज डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ बिहेवियरलिज्म, बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट फैक्टर. डेविड ईस्टन डज नॉट होल्ड साइंस और साइंटिफिक अप्रोच as being responsible to the decline of political science. और हमने बताया था, आप जानते भी, कि व्यवहारवाद मूल रूप से एक वैज्ञानिक पद्धति है. बिहेवियरलिज्म इज बेसिकली अ साइंटिफिक अप्रोच. और ये जो वैज्ञानिक पद्धति है व्यवहारवाद, इसने राजनीतिक विज्ञान का पतन तो किया है, लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति है इसलिए पतन हुआ, ये रीज़न नहीं है. वो रीज़न अलग है, डेविड ईस्टन बताता है. वो हम बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म जब हम आपसे डिस्कस करेंगे वो सारी बात बताएंगे.
लेकिन बाकी जो 5 लोग और हैं, लियो स्ट्रॉस और मलफोर्ड सिबली और ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग इसलिए कहते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान का पतन किया क्योंकि इन्होंने राजनीतिक विज्ञान को वस्तुतः प्राकृतिक विज्ञान बनाने का चेष्टा किया। These 5 critics, they say that political science has declined, और अल्फ्रेड कॉबन says the death of political theory। अल्फ्रेड कॉबन तो एक कदम आगे जाता है। 1959 में उसने एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे लिखा था, द डेथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसमें अपने लेख में उसने लिखा कि राजनीतिक विज्ञान का पतन हुआ है क्योंकि ये अंत की ओर पहुंच गई, क्योंकि ये मृत हो गई है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने, प्रत्यक्षवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल चेष्टा किया, एक गलत चेष्टा किया, एक दोषपूर्ण चेष्टा किया। वो इसे वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते हैं, राजनीतिक विज्ञान को एक पूर्ण वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती थी। ये अल्फ्रेड कॉबन ने कहा, लियो स्ट्रॉस ने भी कहा, मलफोर्ड सिबली ने भी कहा, बर्नार्ड क्रिक ने भी कहा, क्रिश्चियन बे ने भी कहा। तो इन लोगों ने राजनीतिक विज्ञान की जो पतन हुआ, जो इसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है व्यवहारवाद का, वो इसलिए क्योंकि ये एक पद्धति है, व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक अध्ययन शैली है, और इस प्रकार की अध्ययन शैली का राजनीतिक विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का के लिए कोई औचित्य नहीं बनता है। जबकि डेविड ईस्टन ने जो आलोचना किया व्यवहारवाद की, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। वो तो कहता है बहुत अच्छी बात है, दैट बिहेवियरलिज्म इज बेसिकली साइंटिफिक इन कैरेक्टर, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। David Easton says that behavioralism has scientific content in itself. It has a scientific orientation. Behavioralism, it is very good. But political science has declined, not because of the scientific character of behavioralism, but because of overemphasizing scientificism over the social problems. डेविड ईस्टन ने ये कहा कि राजनीतिक विज्ञान का पतन इसलिए नहीं हुआ कि व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, पतन इसलिए हुआ है क्योंकि उसे सामाजिक समस्याओं की अनदेखा कर दिया और उसके स्थान पर पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता को प्रश्रय दिया, महत्व दिया। जो सामाजिक समस्याएं हैं उसने वो भूल गया, व्यवहारवाद भूल गया सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक आपदाओं को, राष्ट्रीय आपदाओं को भूल गया और विशुद्ध रूप से केवल वो राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण विज्ञान की रूप से पढ़ता चला गया। और इसकी यही एक गलती थी। गलती ये नहीं थी कि उसने कहा, ये गलती नहीं थी कि व्यवहारवाद वैज्ञानिक अध्ययन करता है, दिस वॉज नॉट इट्स फॉल्ट, दिस वॉज अ गुड थिंग, और ये होना भी यही चाहिए। बस गलती ये हुई कि उसने तमाम जो और समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उनको अनदेखा कर दिया। विज्ञान के